भारत तो है महान, अच्छी बात है, महान है, फ़ख्र वाली बात है। लेकिन यहाँ जातिवाद की भी पराकाष्ठा है। मतलब जातिवाद इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोग्रामिंग की तरह किया जाता है। फ़िलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और उम्मीद करूँगा कि आप जय भीम संसार यूट्यूब चैनल सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। यदि आप समझते हैं कि जय भीम संसार यूट्यूब चैनल समाज के हित में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कुछ मुद्दे ज्वलंत हैं जिनमें मैं व्यक्तिगत तौर पर भी हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी पीड़ा से गुज़र रहा हूँ, लंबित रास्ते से गुज़र रहा हूँ जातिवाद के चलते। है तो नहीं ऐसा, लेकिन मनुवाद ने अभिशप्त जो उसकी डेफिनेशन है, जिसकी डेफिनेशन सिर्फ वो जानता है, लेकिन है कुल मिलाकर संवैधानिक तौर पर, मतलब अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें, बल्कि भारत जो है इसको संवैधानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, तो संविधान से चलता भारत, न कि मनुवाद से। लेकिन वे ज़बरदस्ती से इसको अपने शब्दों में ढालने की पूरी कोशिश करते हैं, हर लेवल पर, हर स्तर पर। तो वो कहते हैं कि अभिशप्त जीवन, अभिशाप, टीवी सीरियल बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, न्यूज़ देंगे तो ऐसी देंगे, अभिशप्त। अरे क्या होता है ये सब? कुछ नहीं है, कोई दुर्भाग्य भाग्य नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई नसीब नहीं, नसीब अपना अपना। कमाल कर दिया भाई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लक नहीं, कोई बैड लक नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ है, कर्म, कर्मठता, योग्यता, और योग्यता को करने देना। मतलब उसको, मैं यदि योग्य हूँ किसी कार्य में, निपुण हूँ, चाहे मैं वर्क प्रोसीजर कोई सा भी कर रहा हूँ, कोई भी वर्किंग कर रहा हूँ, यदि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, या मेरी इच्छा है, दृढ़ प्रबल इच्छा शक्ति है कि मैं उसको करूँ, तो इसमें मनुवाद अपना सोच का तड़का लगाने से बाज नहीं आता, कूदता है, व्यवधान उत्पन्न करता है, केंद्रित करता है, टारगेट करता है, उसमें हर तरह का षड्यंत्र खेलता है, धूमिल करने की पूरी कोशिश करता है। वर्ड टू वर्ड मुझे मजबूरन बताना पड़ेगा, मेरे घर में एक टाइम था, ये सन 2007, 8, 9 की बात है, मेड आती थी काम करने। परिवार में नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे थे, तो उनकी संभाल करने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, घर की साफ़ सफाई करने के लिए भी, और माता मेरी बीमार थी तो उनकी देखभाल करने के लिए भी। तो ये जो मेड्स आती थी, 2-3 आती थी, और इनसे वो लोग ये कहते थे कि इसका घर, जो आसपास के लोग थे तो वो बताती थी कि घर कैसा है, कैसे लोग हैं। तो मेरी पत्नी से ब्रेकअप हुआ था, ये ज़बरदस्ती हुआ था, ये भी मनुवाद ने किया था। इस बारे में कभी बाद में बात करूँगा। लेकिन जब घर के हालात एक तरीके से भारत की लोकल लैंग्वेज में कहें तो उन कामवालियों ने, जिन्हें ये नौकरानी शब्द कहते थे, वो कामवाली वर्ड हमने ही प्रोवाइड किया था, नौकरानी नहीं कहते। कोई नौकर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, वो वर्कर्स हैं, वो काम करते हैं, अपनी मेहनत का कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। मैं भी जाता हूँ कहीं पे, मैं भी अपनी मेहनत का पारिश्रमिक लेता हूँ, ऐसे सभी। तो वो जब घर के सपोर्ट के लिए वो यहाँ आती थी और उसके बदले में छोटा सा पारिश्रमिक लेते थे, या जो भी उनको एप्लीकेबल था, जो उपलब्ध था, जो उनको ठीक लगा, तो उस पारिश्रमिक में वो यहाँ काम करते थे, घर के लोगों को सपोर्ट करते थे। तो उन लोगों को ये लोग, दूषित मानसिकता के लोग, जातिवादी लोग, उनको ही कहते थे, देखना इसका पूरा घर हम किरकिरा कर देंगे, ये कर देंगे, आज अपना घर देख ले, आज अपनी शक्ल देख ले, और आज से 10 साल बाद देखियो। बिल्कुल फिर वैसा ही हुआ। तो जो मैंने कहा ना, बात बात में छल कपट, धोखा, षड्यंत्र, जालसाजी, चालबाजी, ये सब कानूनन अपराध है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत अपराध के दायरे में आता है। अब ये SC/ST एक्ट की बात शुरू हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि अब कानून की बात शुरू हो गई। तो मैं ये अपराधी तो बता रहा हूँ इन लोगों का, कि जातिवाद अपने आप में, जातिवाद का एक ध्रुवीकरण जो भी है, कि एक ऑर्बिट होता है ना, पृथ्वी, अर्थ का ऑर्बिट होता है, और उस पर वो पृथ्वी घूमती है। तो ये जो जातिवाद का ध्रुवीकरण जो ये लोग कर रहे हैं ना, तो ये लोग आज से नहीं कर रहे, सदियों से कर रहे हैं।
अभी हमारे एक साथी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लो या एक डिबेट समझ लो, एक चर्चा चल रही थी बहुत ही अच्छी कई लेवल पर, और कि मनुवाद शब्द जो है 10 साल से ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया था हमारे दिग्गज साथियों ने, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने और बुद्धिजीवी साथियों ने, कि भाई ये सोशल मीडिया से आप उसको 10 साल से सिर्फ देख पा रहे हो, है तो ये पहले से, लेकिन आपकी जानकारी में अब आया है या हम एक्टिव हुए हैं ज़्यादा रूप से। और ये तो बाबा साहिब के टाइम में भी था, बाबा साहिब से पहले भी था। बाबा साहिब की जो हत्या करने का प्लानिंग थी, वो किसकी प्लानिंग थी? मैं अभी मेरे घर की बात कर रहा था, अब मैं बाबा साहिब की बात करता हूँ। कल ही 26 अलीपुर रोड पर, मैंने अभी ज़्यादा नहीं सोशल मीडिया से जानकारी मिली है, कल मैं अलग मुद्दों पर बिजी था, व्यस्त था और मुझे सही जानकारी मिल भी नहीं पाई समय पर, तो नहीं मैं ज़रूर पहुँचता। तो वहाँ पर मेरे को क्या बोलते हैं, उसमें मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा आज ही मॉर्निंग में कि भाई 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहिब के घर पर जो है इन्होंने क्या किया है, हवन करवाया, पूजा पाठ करवाया है। बाबा साहिब तो 22 प्रतिज्ञा वाले हैं, यानी ये देवी देवता और पूजा पाठ आदि का तो विरोध है 22 प्रतिज्ञाओं में। तो मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप चल रहा है भीम प्रतिज्ञा फूले सावित्री, जहाँ ये देवी देवताओं के लिए कोई जगह ही नहीं है, जात पात जाति धर्म आदि के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब का भी जो ज़िंदगी है उसको भी प्लानिंग के तहत ही ख़त्म किया गया था। माँ सविता अम्बेडकर, क्योंकि उनकी जीवन संगिनी बनी तो हम माँ ही कहेंगे माँ को, तो माँ सविता अम्बेडकर सारी दुनिया जानती है कि क्या हुआ था, ठीक है। अब तो एक टाइम हमें भी नहीं पता था, लेकिन पता चला। तो किस तरीके से बाबा साहिब की हत्या की प्लानिंग की गई, कि जितने बड़े लेवल के थे उतना बड़ा छलघात। तो अब नहीं होता क्या, यदि हमारा कोई बच्चा या हमारे समाज का कोई इंसान फिल्म मीडिया में चला जाता है तो उसके साथ क्या होता है? मुझे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैंने इसके बारे में गहन अध्ययन नहीं किया है। एक फिल्म स्टार थी कुछ साल पहले, दिव्या भारती का आपने नाम सुना होगा, सुना है, मुझे पूरा नहीं पता एक्चुअल क्या है, लेकिन पता कर लिया जाएगा। तो उनके साथ क्या हुआ, मौत हो गई उसकी। बताया जाता है कि बहुजन कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ, इतना पता है मौत हो गई थी और दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, बहुत ही ख़राब हालात में उसकी मौत हुई थी। शायद कहीं से फॉल डाउन हो गई थी, कुछ ऐसा हुआ था, और काफ़ी मतलब बहुत ही बुरी तरह से निर्मम हत्या हुई थी इस की। तो ये जाति का जो वजह है ना, ये जात पात, ये बहुत ज़्यादा है। इतना इस हद तक है कि वो आर्टिकल 19 को भी टारगेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी टारगेट कर रहे हैं। भैया ये इंडिया है, ये भारत है, यहाँ झूठ का प्रक्रम नहीं चलेगा। तुम जांच करोगे, नालायक लोग जांच करेंगे, जो क्राइम करते हैं वो जांच करेंगे, जो अपराध करते हैं वो जांच करेंगे, जो अपराध की पैरवी करते हैं वो जांच करेंगे, बिलोटो को दूध की रखवाली पे बैठाएंगे, तब कहेंगे कि इंसाफ करेंगे। हमें समझाओगे तुम? बौद्धिकों का भारत है ये, बुद्धिजीवियों का भारत है ये। सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध, कितनी बौद्ध कंट्रीज हैं। और मैं यहां एक बात और कहूंगा, बीच में वीडियो ब्रेक हो गई थी, सेकंड पार्ट चल रहा है वीडियो का। यदि कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट SC ST समाज से बिलोंग करता है और उसको ये नहीं पता, SC समाज के व्यक्ति को ये नहीं पता कि जातिवाद क्या होता है, उस पर क्राइम हो रहा है, उसके हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, उसको कमज़ोर बेबस बनाया जा रहा है, उसकी शिक्षा व्यवस्था खराब की जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ना पढ़ा ले कहीं, और यदि पढ़ा लिया तो क्यों पढ़ा लिया, उसका ऑब्जेक्शन आ जाता है। तमाम किस्म के उनके गुंडे सक्रिय हो जाते हैं, स्कूल के दरवाजे से लेकर घर के दरवाजे तक, और इससे भी ज़्यादा। चप्पे चप्पे में जीना हराम कर रखा है SC ST का, इसलिए ये शब्दावली बनी, इसलिए ये वोकैबुलरी बनी। और मैं यहाँ ये बयां कर रहा हूँ, फिल्म मीडिया का काम छोड़ के न्यूज़ रिपोर्टिंग में मुझे आना पड़ा, या यूँ समझ लिए जज्बा मुझे यहाँ ले आया। मैं ये तो बोलूँ कि जिससे कुछ होना ही नहीं है उस पर रिपोर्टिंग करूँ तो मैं रिपोर्टर, अदरवाइज मैं रिपोर्टर ही नहीं हूँ।
अरे नहीं करनी ऐसी रिपोर्टिंग मुझे, इसीलिए तो कह रहा हूं दो टूक शब्दों में कि नहीं हूं मैं रिपोर्टर। तुम होगे रिपोर्टर, मैं नहीं हूं। ऐसे सब्जेक्ट पे मैं बात करूं, केवल यहां पे बैठ के चर्चा कर लूं, बात कर लूं, क्या हो जाएगा? उससे परिवर्तन आ जाएगा? मणिपुर में जो लोग हादसाग्रस्त हुए या हादसाग्रस्त किए गए, क्या उन लोगों के परिवारों को आप लोग फिर से बहाल कर सकते हो, फिर से सुरक्षित कर सकते हो, फिर से बसा सकते हो? जो उजड़ गए, लुट गए, जख्मी हो गए, घायल हो गए, मिट गए, मर गए, क्या ये होना जरूरी था? मेरा सीधा सीधा मतलब ये है। क्या आपके साथ ऐसा हो जाता तो आप कैसा फील करते? क्या जवाब था इस बात का आपके पास में? तो क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं थी कि इमीडिएटली इफेक्ट करे, इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती, भारतीय सरकार संज्ञान लेती, वहाँ की सरकार संज्ञान लेती और इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए था? वहाँ के गवर्नर का फ़ोन आया था। मैंने प्रोफेसर माता दीन जी की जीवन संगिनी माता जी कमलेश मधोलिया जी का इंटरव्यू किया और उस दौरान ये बात गवर्नर की माता जी ने बताई है कि वहाँ की गवर्नर ने इस पर संज्ञान लेने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उन्हें स्थगित किया गया, उन्हें रोका गया, उनका तिरस्कार किया गया, उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया। तो बात तो वो सुरक्षा की पैरवी की कर रहे थे, चाहे वो गवर्नर कहे या लोकल पर्सन कहे। क्यों फ़र्क है? बहुत सारी बातें हैं। अगर इंडिया की तस्वीर बदलनी है, भारत की तस्वीर बदलनी है, शब्दों पे जाते हैं, शब्दों की महिमा खेल जाते हैं। कभी कौन सा बहाना ले लेते हैं, कभी कौन सा बहाना, और मीडिया में कई घंटे तक लगातार सुबह से शाम तक डिबेट चलती है बेमतलब की, बिना सिर पैर की, जिससे लोकल पर्सन को कोई लाभ नहीं होना। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई चिकित्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बकवास, सब ऐसे ही है। सरकारी हॉस्पिटलों के क्या हाल हैं आपको अच्छी तरह पता है। बड़े बड़े कवियों ने कविताएं लिख रखी हैं उस पर। रिपोर्टर हो, कवि हो, लेखक हो, रचनाकार हो, कलाकार हो, वो तंज कसते हैं, बताते हैं आपको हालात क्या हैं, बता रहे हैं, आपको सही तस्वीर पेश करके दिखा रहे हैं। हकीकत ये है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आज से 20-22 साल पहले जब मेरे विपक्ष की नज़रों में मेरे विज्ञापन आए, अखबारों में मेरे विज्ञापन जाते थे मीडिया में एस्टेब्लिश्ड होने के लिए, तो मैं मीडिया से रिलेटेड वर्क उस वक्त कर रहा था, बल्कि मैं एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहा था उस वक्त। मैंने बताया मैं उस वक्त न्यूज़ मीडिया में नहीं था, कोशिश भी करी थी एस्टेब्लिश होने की, लेकिन नहीं होने दिया गया। तो उस समय प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एज ए प्रोड्यूसर वर्क कर रहा था। तो ये सब इस्टेब्लिशन चल रहा था उस वक्त, यानी मैं अपने आप को एज ए प्रोड्यूसर फिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, जातिवाद की वजह से हुआ भी नहीं। 2-4 प्रोग्राम, छोटे मोटे प्रोग्राम मैंने किए। तो इधर मेरे को लोग आगे, जो विरोधी तत्वों को जब पता लगा, तो मैं जानता नहीं था ये कौन है। मैं तो उस वक्त बहुत सामान्य था, मुझे ज़रा भी नहीं पता था, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अनजान, कि मुझे नहीं पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन उनको पता था उनकी प्लानिंग। तो उनमें से कुछ गधे आए और वो गधे मुझे बोलते हैं कि आप है ना, क्या बोलते हैं, मैं आपको फेमस कर दूँ, आपको हाईलाइट कर दूँ। मैं उस समय नॉर्मल माइंड था, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी, मैं जानता ही नहीं था, ना मैं जानना चाहता था। मैं तो मेरे रास्ते चल रहा था, मैं तो दुकान पे कुछ घरेलू सामान लेने गया था। और इस वक्त ये, अब मैं घर से दुकान पे जब भी जाऊँ वो टीका टिप्पणी करे, उस वक्त मुझे टारगेट करे, मेरे दिमाग को फोकस करने की कोशिश करे, वो मेरी न्यूज़, वो जो ऐड देख लेते थे और वहाँ से टारगेट करते थे। तो वो बड़े नीच, नालायक, मूर्ख किस्म के लोग हैं। ये एट्रोसिटी का पार्ट है। मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, क्या थे। ये बयान मैंने कोर्ट में भी दिए हुए, अभी मैंने कोर्ट का भी जिक्र किया अपनी, ये सेकंड पार्ट चल रहा है वीडियो का, पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में किया होगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ आपका समय, आपका धन, आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपका सब कुछ बर्बाद कर रहे, ये जातिवाद ही है। ये सिर्फ जातिवाद है और इस जातिवाद को ख़त्म करना ही होगा। भारत अगर आज बर्बाद हो रहा है, गरीब है आज के टाइम में भी भारत में यदि भुखमरी है कई राज्यों में, आप यकीन नहीं कर पाएंगे भारत में कितने लोग रोज़ाना भूखे सोते हैं।
दे आर हंग्री। अभी मैं रिपोर्टिंग के मैदान में पूरी तरह से कूदा नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मैं कूद जाऊँगा, जिस दिन मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैं किसी और लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस फील्ड में पूरी तरह से उतर गया ना, तो वाकई भारत की तस्वीर बदल दूंगा। मैं कहता हूँ ना, कई बार लोग बड़ा पिंच फील करते हैं, बड़ा तकलीफ़ महसूस करते हैं अपने पराये सभी करने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैंने जो कहा और तुमने मुझ पर तंज कसा, उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मैंने कहा मैं भारत की तस्वीर बदल दूंगा, भारत को बहुत बेहतर और बेहतर और बेहतर बता दूं लगे हाथ। यहाँ 20 साल पहले मुझे ये कहा गया था कि हम डिजिटल इंडिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पर हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। हम तो 20 साल पहले भी कर सकते थे और पहले भी कर सकते थे। तो यानी एक कोई बड़ा तंत्री काम कर रहा है। मैंने कोर्ट में जब बोला तो कोर्ट ने मुझे रिप्लाई दिया, जजेस ने मुझे रिप्लाई दिया कि भाई ये नंदकिशोर, इसमें आरएसएस का हाथ नज़र आ रहा है, हमें नहीं पता, हम वहाँ देखने नहीं गए, लेकिन जैसा तुम बता रहे हो वैसा उसके हिसाब से हम ये बता रहे हैं, उसको सुनने के बाद बता रहे हैं, जैसे तुम तथ्य बता रहे हो। फिर उन्होंने इन तथ्यों की जांच भी करी, कोशिश भी करी यहाँ पता लगाने की, और वाकई वो बातें सच निकली। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सच था, क्योंकि कोर्ट में एक उठा के झूठ रख दिया गया था मेरे खिलाफ़, और वो झूठ ही अपने आप में एक सबूत बनता जा रहा था, मेरे हक में आता जा रहा था और विपक्ष के खिलाफ जा रहा था। और जिसको इन्होंने टारगेट करके मेरे को बर्बाद करने की कोशिश करी, उस मामले में अभी कानूनी संज्ञान बाकी है। दुश्मनों को ढूंढ लिया जाएगा और दंडित किया जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दों पे बात हो जाती है, कुल मिलाकर के अस्त व्यस्त की बात हो रही है, जाति व्यवस्था की बात हो रही है, और जाति व्यवस्था भारत में है और किन किन स्तर पर है, किस किस स्तर पर है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, मेरा मतलब ये या मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ यूट्यूब चैनल चलाने के लिए हूँ या बोल रहा हूँ, नहीं। भारत में जाति व्यवस्था है और इसको हमें ख़त्म करना होगा, अन्यथा भारत विदेशी ताकतों का तो गुलाम बन ही जाएगा, और ये काले अंग्रेज़ों का भी गुलाम बना ही हुआ है। तो हमें हर बात को सही ढंग से समझ लेना है। केवल बातों से काम नहीं चल जाएगा, परिवर्तन लाना होगा, और परिवर्तन ऐसे नहीं आएगा जैसे ये पॉलिटिकल में, राजनीति में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं आएगा। ये तो केवल पीएम बन गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती, पत्रकारों से बात नहीं होती, और उनको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या, पार्टी बचाने पहुंच जाते हो तो पार्टी बचाओ प्रधानमंत्री है, ईवीएम बचाओ प्रधानमंत्री है। ईवीएम का तो विरोध हो ही नहीं रहा है। अरे जनता चाहे तो क्या ना हो जाए, ईवीएम का विरोध करो ना भाई, ईवीएम के खिलाफ जाओ। रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, 2-4 शब्द दे दिए इन लोगों ने, सत्ताधारियों ने, और बस जी लगे रहो उन पर, ठीक है, ताकि जो लोग सत्ता में नहीं है वो लोग सत्ता में जाए। सत्ता का मतलब भी पता है, लोकल आवाम का कल्याण, यानी उनका शुभ, उनका लाभ है। आप लोग किस्मत को मानते हो ना, तो उनकी किस्मत को अच्छा बना दो। हाथों से बनाई और बिगाड़ी जाती है किस्मत। तो जो ये मनोव्यवस्था के लोग हैं, ये कभी भी इक्वलिटी नहीं चाहते, इसलिए एक क्राइम हो रहा है और एक क्राइम करते हैं, और बड़े बड़े क्राइम होते हैं, बड़े बड़े लेवल पर क्राइम हो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बर्बाद हो रहे हैं इस जातिवादी व्यवस्था के अंतर्गत। एजुकेशन आपकी वो एक स्तर से तहस नहस नहीं करते, हज़ारों स्तर से वो आपकी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं। जो समझ में नहीं आता, वक्त हाथ से निकल जाने के बाद समझ में आता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये तो होना नहीं था, मेरी टेंडेंसी तो ये नहीं थी, मेरी विचारधारा तो ये नहीं थी, फिर ये हो कैसे गया, ये नामुमकिन मुमकिन कैसे हो गया, मुमकिन नामुमकिन कैसे हो गया। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बस वीडियो वायरल हो जाए, ये विचार सब तक पहुँचे, सबको पता लगे, तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। और यदि नहीं हो पाई तो मैं पुरजोर कोशिश करूँगा अपने जीवन की आखिरी सांस तक। मैं ये नहीं यहाँ आपको बताकर मैं अपने आप को महान सिद्ध करना चाहता हूँ, उससे मेरा कोई लाभ नहीं भाई, समाज का लाभ होगा, मेरा लाभ अपने आप हो जाएगा। मैं जब समाज मजबूत बनेगा, जब समाज के पास सही जानकारी होगी, जैसे मैं बर्बाद हुआ हूँ, मेरा परिवार बर्बाद हुआ है, ऐसे समाज बर्बाद ना हो।
बस इसीलिए लोकल आवाम भारत की बर्बाद ना हो। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन वो अपने बौद्धिक स्तर से काम करे, न कि मनुवादी स्तर से काम करे। आप राजनीति में रहो, आप किसी भी जाति धर्म को मानो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मानवता को ख़त्म मत करो। ह्यूमनिटी बेस्ड चलो। सभी को जीने का अधिकार है, सभी सब कुछ करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन सब कुछ से मेरा मतलब है लाइफ का प्रोग्रेस, लाइफ का पॉजिटिव, लाइफ का प्लस। जीवन ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे, बेहतर बने, बेहतर विकल्प उपलब्ध हों और उपलब्ध कराएं। मेरा इतना सा मतलब है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं यहीं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ।